नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए गोपाल राम कहमरी जी की कहानी गेरुआ बाबा का द्वितीय अध्याय। पहनाव पोशाक से जो 16 आने नई रोशनी के जेंटलमैन होकर एक माशिया तीसरे पहर मूलचंद के दरवाजे पर पहुंचे। कोई है? कोई है? पुकारने पर भीतर से एक खिदमतगार हाथ का कारिक झाड़न में पहुंचता हुआ बाहर आया। पूछने लगे, बाबू है? जी नहीं, ऑफिस गए हैं। कब आएंगे? आते तो 5 बजे, लेकिन क्यों ठीक नहीं? नौकर, आज उधर से ही बाजार जाएंगे, बाहर जाने वाले हैं। बाहर जाने वाले हैं? सो तो मालूम है, इसलिए हम आए हैं, उनसे भेंट करना जरूरी है। आप कहाँ से आए? आता तो हूँ यहीं से। बाजार कितनी देर में करेंगे क्या मालूम नहीं है? तुमको कहकर नहीं गए कि कोई आएगा तो? नौकर, नहीं साहब, यह तो नहीं कह गए। यह क्या हुआ, इतनी जल्दी भूल गए? खैर जल्दी में, लेकिन मुझको तो उनसे भेंट करनी ही होगी। ठीक है, तो आप आइए, बैठिए। हाँ यही ठीक है, कहकर वह महाशय भीतर गए। वहां बैठक में आसन देकर नौकर चला गया। अब तो वह महाशय बिजली की तेजी से अपना काम करने लगे। कमरे की सजावट, पाइंदाज के बाद वाले कालीन की कारीगरी, मखमली कोच की शोभा, दीवारों पर लटकती हुई तस्वीरों की सुंदरता, किसी ने उनको अपनी ओर नहीं फेरा। वह कुर्सी के पास वाले टेबल के पास जाकर खड़े हुए और जेब से स्क्रू ड्राइवर निकाल उसके पैंदे का ताला खोल डाला। जब दराज बाहर खींचा तब उसके भीतर की चीजें सामने आई। सोने का एक ठोस पछुआ मिला जिसके मुंह बाघ के थे और हर मुंह पर असल नीलम की आंखें लगी थी। एक चंद्रहार देखा जिसके बीच का चंद्रमा मानो निकल जाने से जगह खाली हो गई हो, लेकिन आसपास और बहुत से हीरे मोती नीलम पुखराज करीने से जड़े थे। देखने पर वह महाशय मन में कहने लगे, फिरस्त में जो बयान जेवरों में दिए गए हैं वे इन्हीं के जरूर हैं। जब इसी का उखड़ा हुआ फेंकने की कोठरी में मिला है तब क्या यही समझे कि वह भी इसमें शामिल है? लेकिन मुरलीधर तो कहते हैं फेंकने के किसी काम में अभी कुछ पकड़ नहीं मिली। इसके सिवाय प्यारी बाई को भी फेंकने पर बड़ा विश्वास है। जान पड़ता है कि बड़ी खबरदारी से इसने गहने चुराए और नीचे फेंक दिए। मूलचंद उनको लेकर चलता बना। फेंकने के हाथ में घाव है, वह बक्सा खोलने में ही लगा जान पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर का चोर इस तरह बंद मकान में आकर चोरी करेगा। घर में फुआरे के ऊपर से गए बिना और कोई उपाय ऊपर चढ़ने का नहीं है। खैर जो चाहे हो, कुछ तो पता चला। गहना जहाँ का तहाँ ही रहना ठीक है, और गहने कहीं बेचने या बंधक देने का सुविधा तो है नहीं। मैं सब सुनार और सर्राफों को खबरदार कर चुका हूँ। बंधक माल रखने वालों से बंदोबस्त कर ही दिया है। इसको यहाँ से हटाने में ठीक नहीं, वह खबरदार हो जाएगा। ये मूलचंद के यहाँ जो आए हैं ये और कोई नहीं, गेरुआ बाबा जासूसी है। उन्होंने यही सब सोच विचार कर जहाँ कमाल तहाँ रहने दिया और टेबल का दराज ज्यों का त्यों बंद करके स्क्रू चढ़ाकर बाहर आए। नौकर से कहा, तेरी बहुत हुई यार, अभी आए नहीं? हाँ कह तो दिया था कि कुछ ठीक नहीं, कब आएंगे? नौकर ने कहा। ठीक है, अच्छा मैं जाता हूँ। एक चिट्ठी टेबल पर लिख कर रख दी है, उनसे कह देना एक जरूरी काम के वास्ते गए हैं, चिट्ठी दे गए हैं, होगा तो लौटती बेर मैं मिलता जाऊंगा, तब तक तो वह आ ही जाएंगे। यही कहकर वह देवता वहां से चल दिए। गेरुआ बाबा जब वहां से लौट गए तब थोड़ी देर पीछे मूलचंद अपने घर लौट आए। नौकर ने कहा, एक बाबू आपसे भेंट करने आए थे, कहते थे बड़ा जरूरी काम है, आप पछा जाने वाले हैं, इसी से आपसे मिलने आए हैं। मूलचंद, नाम क्या था? नौकर, नाम तो नहीं बता गए पर हम भी पूछना भूल गए। अचकचाकर मूलचंद ने कहा, अरे कौन आदमी था, कुछ तो पता चले, हमारे पछा जाने से उसका या किसी का कौन मतलब? मुझे तो कुछ याद नहीं आता। नौकर, अच्छा फिर लौटती बेर भेंट करते जाएंगे, कह गए, एक चिट्ठी भी लिखकर टेबल पर रख गए हैं। मूलचंद, तो भीतर भी आए थे, कितनी देर है, तू कहाँ था? नौकर, बड़ी पहर तक बैठक में आपकी राह देखते रहे, हम तो बैठा के काम को चले गए थे। नौकर की पिछली बात सुनकर मूलचंद मन में डरे और उसको डांट कर बोले, अरे तू कैसा अहमक है रे, जिसको जानता नहीं है घर बिठाकर तू चला गया, चाहता तो सब मूस ले जाता। अरे जब घर में बिठाया तब काहे नहीं बैठ रहा, चला क्यों गया बेहुदा कहीं का? अब मालिक की डांट पर नौकर की बोलती बंद हो गई। उसने अपना अपराध समझा और कई दिन पहले पड़ोस के एक मकान से भी कोई बेजान पहचान का आदमी मालिक के सूने में आकर पहचान वाला बना और मालिक का नाम लेकर कुछ चीजें ले देकर चंपत हो गया। सो याद करके पछताने लगा, अगर वह भी वैसा ही चोर हो और मालिक का कुछ माल लेकर चला गया हो तब
तब उसकी क्या गति होगी। यही सोचकर नौकर को बड़ी चिंता हुई। उसने सोचा कि चाहे कुछ हो, चीज किसी तरह चोरी जाए, उसी पर कलंक लगेगा। ठीक। अब नौकर अपना अपराध मानकर हाथ जोड़कर मालिक के सामने खड़ा हुआ। उसका भाव देखकर मूलचंद को भी पड़ोस की चोरी वाली घटना याद आ गई। झट जाकर उन्होंने टेबल खोला, देखा तो सब माल जहां का तहां पड़ा था। अब मूलचंद को चिट ठिकाने आया, क्योंकि पहले यह जानकर बहुत डरे थे कि कोई चोर पता पाकर सब माल हाथ मारने तो नहीं आए, लेकिन जब सब ठिकाने पाया तब बड़ी तसल्ली हुई। अब चिंता यह रह गई कि आखिर भेंट करने आया कौन था। अब नौकर ने वही चिट्ठी दिखा दी। उसे देखते ही वह लिखावट देखकर बड़े चकराए। जरूर कोई ससुराल का आदमी आया था, लेकिन नौकर ऐसा ना समझ कि नाम पता तक नहीं पूछा। अब चिट्ठी खुलकर पढ़ने पर मूलचंद के मन में बड़ी घृणा हुई। भीतर जो बातें लिखी थी उनसे उनके मन में क्रोध और दुख दोनों हुआ। सब मैं समझ गई हूँ। बागीचे से जाते देखा, क्या खूब, हमको गहना दिखाने के बाद ही सर्वनाश हो गया। इसका क्या मतलब, मुझे दिखाने से ही दुख हुआ या अब क्या बात है, मेरे देखने ही की वजह से चोरी गया, ऐसा समझती है क्या, हम ही पर संदेह। उफ, स्त्री के ऐसे कोमल हृदय में ऐसी घृणा का विचार भी हो सकता है, यह बड़े अफसोस की बात है। मन में बड़ा डर हुआ। क्यों मेरी विपत और मेरे अपमान के कारण डर होता है, इसका भी पता नहीं क्या अर्थ है। जो कुछ लिखना था साफ खुलकर क्यों नहीं लिखा। एक बार चलकर सब हाल जानना चाहिए कि क्या बात है, लेकिन अगर सचमुच उसके मन में ऐसा विश्वास है तब तो हरगिज जाना ठीक नहीं। ऐसा छोटा ख्याल जिनका है, जिनके मन इतने ओछे हैं, जिनके भीतर इतनी नीचता आ सकती है, उनसे मिलना भेंट करना ठीक नहीं। हाँ, शादी किया है तो उसे हटा देना तो नहीं होगा। अरे अभी तो भरोसा ही नहीं उसके मन को। अगर किसी तरह बने तो छिपकर भेंट करना होगा और भेद लेना होगा। जाना है तो क्या जाने, एक बार जाने से पहले भेंट करना ठीक होगा। लेकिन चिट्ठी ऐसी है, जाने का मन ही नहीं करता। यहाँ सब हाँ नहीं और आगा पीछा विचार कर मूलचंद ने अंत को एक बार ससुराल जाना ही ठीक कराया। जब वह ससुराल पहुंचकर इधर उधर चुपचाप टहलने लगे और मन में इस बात की चिंता करने लगे कि कैसे स्त्री से चुपके से मिले, तो देखते हैं क्या कि फाटक के पास फेंकनी खड़ी है। उन्होंने अटकल किया कि उनकी प्यारी ने ही उनकी टोह में उसे भेजा है। मूलचंद ने उसे पुकारा। वह बोली, अरे आप? मूलचंद, हाँ फेंकनी, तेरी बबोई तो अच्छी तरह है ना, हमको चिट्ठी लिखी थी, काहे का डर हुआ। फेंकनी को चुप देखकर फिर बोले, देख अपनी बबू से बोल देना हम कल पश्चिम जाएंगे। अब इस घर में जाकर उनसे भेंट करने का मन नहीं करता। अगर वह हमको कुछ समाचार देना चाहे तो घर पर बहन से पता पूछवा कर लिखे और कह देना अपने गहने वगैरह इतनी गफलत से न रखें। कीमती चीजें यूं ही पड़ी रहने से खराब हो जाती है। यह ले जाओ, अपनी बबूई को दे देना। कहकर उन्होंने अपनी जेब से एक हार निकाल कर दिया। रात की चांदनी में वह चमचमा उठा। फेंकनी उसे देखते ही चौंक उठी और जोर से चिल्लाकर वहां से भागी। मूलचंद उसका ढंग देखकर बड़े चकित हुए और बार बार उसे पुकारने और कहने लगे, अरे क्या हुआ फेंकनी, ले जा, अपनी बबुई को दे देना, भागती क्यों है, पागल हो गई क्या। इतने में एक आदमी ने आकर मूलचंद से कहा, कहिए जनाब, हवास में है या कुछ नशा चढ़ गया, पागल तो नहीं ना हुए। अब मूलचंद ने पीछे देखा तो एक विकटा आकार आदमी हाथ में बुझारी लिए उनकी छाती पर चलाने के लिए तैयार। वह कब आया, किधर से आया, मूलचंद ने नहीं देखा, ना उसके आने की आहट मिली। बात यह है कि पंजे के बल बड़ी ही सावधानी से पीछे होकर आया था। अब वह दांत पीसकर बोला, कहिए आप पागल तो ना हुए। अरे तेरा यहाँ काम बेईमान, मूलचंद ने कहा। अरे धीरे, कोई सुन लेगा। मूलचंद, सुनेगा तो सुने ना, मैं तो सुनाना ही चाहता हूँ। तू दूर हो जा, सामने से चला जा, खबरदार। अब उस विकट आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बोला, देखिए हमको जल्दी जाना है। तो बोलता क्यों नहीं, बोल, जल्दी बोल, जो कहना है सो कहकर चला जा जल्दी से। बात यह है कि मूलचंद डरपोक आदमी नहीं है। उस दुष्ट के डराने से कुछ नहीं डरे, न एक पग भी पीछे हटे। लेकिन वह आदमी उनके इतना पास आ गया था कि उनको और तरह से खबरदार होने का अवसर ही नहीं था। वह आदमी बोला, मैं तो यही कहता था साहब कि आप पागलपना मत कीजिए, ऐसी कीमती चीज कपड़े में लपेटकर इस तरह खुले तौर से नहीं लाना चाहिए। मूलचंद, नहीं चाहिए बला से, मुझे जो काम है सो किया, तू अपना काम देख, तुझे इससे क्या मतलब। आप मेरी बात नहीं समझते। मैं कहता हूं कि हर मुझे देकर आप जहां चाहिए खुशी से जाइए, वहां तेरा सिर पहले काट लूंगा तब कहीं जाऊंगा रे पाजी। बस अब देर नहीं सही जाती। मैं एक दो गिनता हूं, जब 5 कहूंगा आप इसे मुझे नहीं दे चुकेंगे तो यह छुरी आपके पेट में बैठ जाएगी। मूलचंद, अरे बदमाश कहीं का,
इतना लुच्चे ही करेगा, इतना साहस है तेरा? अब वह दुष्ट गिनने लगा। 1, 2, 3। उसके मुंह से भी 4 नहीं निकला था कि मूलचंद ने तेजी से उसके हाथ की छुरी का फल पलट दिया और जोर से दबाकर चाहते थे कि उसकी देह में भोंक दे, लेकिन वह मजबूत था। मूलचंद जो चाहते थे सो नहीं बना। उसने जोर से कसा और उलटकर उनकी देह में कड़ाया। वह घाव खाकर गिर पड़े। झट से वह गुंडा हार लेकर वहां से चलता बना। उधर गेरुआ जासूस मूलचंद के मकान से चलकर अपना इरादा पक्का कर चुके कि जो चिट्ठी मूलचंद की टेबल पर रखा है उसे पढ़कर वह क्या करता है, यह तो देखने की जरूरत है। इसी ताक में आसपास टहलते रहे। गहने की चोरी घर के भेदी से घर ही के आदमियों का काम हो सकता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि असल बात जासूस के ध्यान से अभी दूर हो। पहली बात विचारने को यह है कि मोहल्ले के लोगों से मूलचंद के चाल चलन का पता लेकर उस पर 16 आना विश्वास कर लेना अथवा उस पर कार्रवाई करना ठीक नहीं, क्योंकि सब लोग समान नहीं होते। किसी से उनकी भीतरी मिताई होगी तो किसी से उनकी पटती नहीं होगी, और जिनसे बनती होगी वे तो उनकी बड़ाई और गुणों के पुल बांध देंगे, और जिससे नहीं बनती होगी वे तो उनकी निंदा ही करेंगे। ये लोग सरसों के को पहाड़ ही बनाकर सुनाने वालों को सामने पेश करते हैं, खैर, लेकिन बिना जड़ की बातें भी गढ़कर किसी के ऊपर दाग देने की कोशिश के पीछे पांव नहीं रखते। और जब ये लोग देखते हैं कि किसी अजनबी से बात करने का अवसर है, तब तो असल बात से छुआछूत भी नहीं होने देते। कानून की पाबंदी करके फॉर्म भरना और सीधे सीधे अफसरों के आगे कारगुजार बन जाना दूसरी बात है, लेकिन असल बात को शत्रु मित्र आदि के जंजाल से बाहर निकालना ही तो बात है। जासूस को जब से घटना का हाल कहकर काम सौंपा गया है, तब से कई बार मूलचंद का पीछा करके उन्होंने देखा कि संदेह का सूत हाथ नहीं आता। एक बार उनके मन में संदेह आया कि यह आदमी बड़ा गहरा है, इसी कारण ऊपर से भीतरी भेद नहीं मिलता, या ऐसा भी हो सकता है कि हाथ तंग होने से ऐसा काम किया हो, क्योंकि दरिद्र दोषण हो सकता है, लेकिन ऐसा होने की जगह कम है, क्योंकि जिस ढंग से मूलचंद काम चला रहे हैं उसमें वह नासमझे नहीं जान पड़ते, लेकिन आदमी बड़े खबरदार और चौकस जान पड़ते हैं। बहुत हिसाबी नहीं, तो भी जहां तक पता चलता है बहुत देना भी नहीं। ऐसे आदमी को चोर समझना बुद्धिमान आदमी का काम नहीं। इसके सिवाय जिस ऊंची 4 दीवारी से गहने चोरी हुए हैं, उसके देखते बाहर से चोर का आना माल ले जाना बिल्कुल अनहोनी घटना है, लेकिन घर के भेड़ों से कहाँ क्या नहीं होता। फिर गहनों का बक्सा हाथे में ही खोला गया, इससे जान पड़ता है कि चोर भीतर आया था, और यह क्या फेंकने की मदद से हुआ है? यह भी तो एक चोर नहीं है, दाई बनकर भीतर इसी के लिए घुसी है। मूलचंद का चाल चलन ठीक समझ लेने पर इन बातों का अच्छी तरह निर्णय करना होगा। यह जासूस गेरुआ बाबा ने मन में पक्का कर लिया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि इन बातों का असल भेद जाने बिना उस चोरी की जांच में जाना मेहनत बेकार करना है। यह सब विचार कर जासूस ने फिर आप ही आप कहा, चाहे जो हो, चिट्ठी पाने पर ऐसा अब नहीं हो सकता कि मूलचंद अपनी प्यारी से बिना मिले ही विदेश चले जाए। नौकर की जबानी तो मालूम हुआ कि कल ही वह रवाना होने वाले हैं, तब आज ही वह ससुराल के दौड़ेंगे। इतने में जासूस देखते हैं कि मूलचंद बड़ी तेजी से नागिनी महल्ले की ओर चले जा रहे हैं। रात का समय होने से पास आकर देखते हैं कि उनके चेहरे पर चिंता की गहरी छाप है। झट गेरुआ बाबा भी थोड़ी दूर पर उसका पीछा करने लगे। जब मूलचंद ससुराल पहुंचकर फेकनी से फाटक पर बातें कर रहे थे, तो थोड़ी दूर पर गेरुआ बाबा छिपे थे, लेकिन इतनी दूर पर उनकी दोनों बातें सुन नहीं सकते थे। उनका भाव देखकर फेकनी पर गेरुआ बाबा ने संदेह किया, लेकिन बातें जब तक नहीं सुने तब तक असल मामला कहाँ समझ सकते थे। और जब फेकनी वहां से भागी और वह बदमाश छुरा लिए उन पर दौड़ा, उन्होंने सब देखा, लेकिन जब तक वह अपनी जगह से आए तब तक वह गुंडा मूलचंद को घायल करके चलता बना। गेरुआ बाबा ने पास पहुंचकर देखा, मूलचंद धरती पर गिरे पड़े हैं, चोट गहरी लगी है, खून जारी है, कमजोरी बहुत है, बेहोश नहीं किंतु उठ नहीं सकते, जख्म बड़ा है। गेरुआ बाबा ने पूछा, क्यों साहब, चोट बहुत तो नहीं लगी? देखिए, मैं तो देख नहीं सकता, यही मारा है हत्यारे ने, यह कहकर उन्होंने अपना कंधा दिखाया। गेरुआ बाबा कहने लगे, क्या कहे, चंडाल ने जब छुरा था ना तब मैंने देखा था, लेकिन यहाँ आते आते वार करके चला गया। मूलचंद, वह बदमाश गया किधर? भाग गया, यहाँ थोड़ी है। अच्छा मैं पकड़ूं, आप उठेंगे? इतना कहकर जो ही गेरुआ बाबा ने मूलचंद के ना जाने कहाँ हाथ पड़ा, वे चिल्ला उठे। धीरे धीरे खड़े होकर कपड़ा टटोलने लगे। देखा तो हार नहीं है। पहले तो जासूस ने समझा कि जख्म तकलीफ से है। मूलचंद चिल्ला रहे, कहने लगे, आप घबराइए नहीं, इस पाजी का पता लगाकर हम पकड़ेंगे। ऐसे चंडाल को
सब काम छोड़कर पकड़ना होगा। मूलचंद, हाँ जरूर, इस हत्यारे को पकड़िए। गेरुआ बाबा, हाँ मैं नहीं छोड़ूंगा, उसकी करनी का फल जरूर देना होगा। ऐसा करना चाहिए कि जरूर वह इस पाप का दंड पावे। मूलचंद, क्या कहूँ, मेरी एक ऐसी चीज वह ले गया जिसको मैं जीते जी छोड़ना नहीं चाहता। उस चंडाल के लिए आप जो कहिए मैं करने को तैयार हूँ। क्या चीज है साहब? गेरुआ ने पूछा। मूलचंद, आपको बताने में हर्ज नहीं, लेकिन ऐसा करना होगा, इससे वह माल लेना होगा। हाँ हाँ जरूर, पहले उसको गिरफ्तार तो होने दीजिए, फिर पीछे जो जो करना होगा किया जाएगा। इस घड़ी तो सबसे पहला काम है आपके घाव की मरहम पट्टी। अभी मूलचंद के कंधे से खून बह रहा था। जासूस ने कहा, आपका घर यहाँ से कितनी दूर है? कहिए तो मैं आपको कंधे पर चढ़ाकर ले चलूं। मूलचंद, घर तो मेरा बहुत दूर नहीं, रास्ते में गाड़ी मिल जाए तो ठीक है, कमजोरी बहुत है, चल नहीं सकूंगा। गेरुआ, मैं नहीं चाहता कि आप पैदल चलें, आपको कमजोरी बहुत है, चलने से फिर आपको बेहोशी आएगी। आप मेरे कंधे पर चढ़ लीजिए और रास्ते में जहाँ गाड़ी मिलेगी वहीं उतर जाइएगा। मूलचंद, नहीं साहब, बेहतर है आप एक गाड़ी लाइए, क्योंकि कंधे पर वहां तक पहुंचाना ठीक नहीं ना, मैं पैदल ही चल सकता हूँ। इस कारण चाहे देर हो, लेकिन आप तकलीफ करके गाड़ी यहाँ ले आए। गेरुआ बाबा 15 मिनट में गाड़ी लेकर आए, उनको सवार कराकर उनके घर पहुंचाया, नौकर को पास वाले डॉक्टर के यहाँ भेजा। वह गुडमैन कंपनी के यहाँ से एक डॉक्टर ले आया। डॉक्टर ने देखा घाव गले के पास है, लेकिन उतना संगीन नहीं। बोरिक लोशन से धोकर आइटोफॉर्म छिड़का और बोरिक कॉटन से पट्टी बांध दी। साथ ही एक शीशी में स्प्रिट अमोनिया और वगैरह दवाई मंगाकर 8 खुराक बना दी और कहा, दिन में 2 बार पिया करो और पट्टी सवेरे शाम बदल ली जाए, घर में ही रहे, हिले डुले नहीं। यही सब कर कराकर डॉक्टर चले गए। जासूस अभी उनके पास ही थे। उन्होंने धीरे से पूछा, क्यों साहब, उस बदमाश को आप देखे हैं, पहचान जाएंगे? मूलचंद, जरूर, उसको देखते ही मैं पहचान लूंगा, मुझे तो पंजाबी गुंडा मालूम हुआ। तब तो पुलिस में ही खबर देना अच्छा होगा, आपकी क्या राय है? मूलचंद, हाँ मैं इसके लिए जासूस भी लाऊंगा, लेकिन मैं पहले अच्छा हो लूँ तब, क्योंकि घर में कोई और आदमी नहीं। मोहल्ले वासी को भी बुलाकर राय लूंगा। इस घड़ी रात बहुत हुई, इससे में कोई आएगा भी नहीं। अगर आप पुलिस में खबर देने की तकलीफ करते जाएं तो बड़ी दया होगी। गेरुआ, पुलिस में क्या कोतवाली में रपट लिखाने को कहते हैं? मूलचंद, हाँ, लेकिन कोतवाली वालों को तो घूस खाने के सिवाय और कुछ काम नहीं। काम के नाम ठन ठन गोपाल है। बेहतर है आप सीआईडी के ऑफिस में जाकर सुपरिटेंडेंट को इतला कर दें। सीआईडी का ऑफिस तो इस घड़ी बंद होगा। अच्छा, सवेरे सब काम छोड़कर हम पहले ही सीआईडी में रपट लिखा देंगे, गेरुआ बाबा ने कहा। मूलचंद, अच्छा सुनिए, बंद होगा तो बेहतर है कि आप सेवा समिति में सीधे चले जाएं। उनके यहाँ गेरुआ बाबा का बड़ा नाम है, वही इस काम में हाथ डालेंगे तो ठीक होगा। गेरुआ, अच्छा मैं सेवा समिति में ही जाता हूँ, इधर ही से खबर देता जाऊंगा। उनका ऑफिस तो आठों पैर खुला रहता है, इसमें मेरी भी राय है। मूलचंद, क्या कहें, आपको तो मेरे लिए बड़ी तकलीफ हुई, आप इतना मेरे लिए करेंगे इसका भरोसा नहीं। भगवान ने बड़े भाग्य से आप जैसे सज्जन को भेज दिया। आपका नाम मैं जानता नहीं, जिंदगी भर आपकी नेकी नहीं भूलेगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप पर जो इस घड़ी आफत आई, छुरा लिए कसाई आपको हलाल करना चाहता था, वैसी दशा में पत्थर को भी आंसू आ जाएंगे। भला ऐसा आदमी कौन होगा जिससे आपका दुख देखा जाएगा? मैं अभी जाता हूँ, सेवा समिति में खबर कर दूंगा। साधारण बात है, मेरे लिए जो हुक्म हो मैं तैयार हूँ। अगर आपको कुछ हरज ना हो तो मैं कल सवेरे देखने को आऊँगा, गेरुआ बाबा ने बोला। मूलचंद ने बड़ी नरमी से उपकार माना और हाथ जोड़कर निवेदन किया, आपकी नेकी से मैं कैसे उपकृण होऊंगा? दुनिया में आप सरीखे बिना मतलब के उपकारी भी हैं, तभी तो ये धरती चलती है। लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि आप मेरे लिए ज़्यादा तकलीफ करें। हाँ, इधर से जब पधारिए तब दर्शन जरूर दीजिएगा। गिरवा, नहीं नहीं, आप तनिक संकोच ना करें और ना ही मन में दूसरा भाव लाएं। मैं अच्छी तरह आपके पिता को जानता हूँ, उनके ऐसा परोपकारी इस शहर में कौन था। मुझे आपसे मिलने में बड़ी खुशी हुई। मुझे नहीं साहब, मैं तो किसी लायक नहीं, ना कभी किसी का उपकार किया। भगवान ने ऐसी गरीबी दी कि अपना ही पेट पालना कठिन हो रहा है। अपने को तो मैं संसार का एक भार मानता हूँ। नहीं जाने बड़ों के किस पुण्य प्रताप से आप जैसे धर्मात्मा का इस अवसर पर दर्शन हो गया। आपको इतना कष्ट देने के लिए लज्जित हूँ, अब और तकलीफ नहीं देना चाहता। रात भी बहुत हुई। गेरुआ बाबा, आप मेरे लिए चिंता ना करें, संकोच ना करें, आराम कीजिए। मैं इधर ही से सेवा समिति में आपके नाम से निवेदन पत्र देता जाता हूँ। आप किसी बात की फिक्र मत कीजिएगा। चोट आपकी इतनी गहरी है कि इस घड़ी आराम की दरकार है। चुपचाप बेखटके होकर सोइए, दिल में घबराहट वगैरह कुछ ना आने दीजिए। मैं जाता हूँ, कल सवेरे आऊँगा। इतना कहकर गेरुआ बाबा वहां से चलते बने।